नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमारे अपने शहर काशीपुर में एक से बढ़कर एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महारथी हैं। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। ऐसे में अब हमने आपकी मुलाकात करवाने का ये सिलसिला शिक्षा के महारथियों के साथ शुरू कर दिया है। इस बात को आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ काशीपुर शिक्षा जगत के जो महारथी मौजूद हैं, यूं तो ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनका परिचय देना चाहूंगा। मनीष कुमार अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एससी गुड़िया आईएमटी के डीन एकेडमिक भी हैं और वर्तमान समय में एक पीएचडी होल्डर भी हैं। अब ऐसे में आइए इनसे हमारी जो चर्चा और परिचर्चा का दौर है उसकी शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब आप पीएचडी होल्डर बन चुके हैं, यानी कि डॉक्टरेट आपने हासिल कर ली है। किस क्षेत्र में, किस विषय पर? सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इतनी ठंड में यहाँ पर आए मेरे से वार्ता करने के लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैंने अपना एमबीए किया हुआ है, तो मेरा जो विषय है वो मैनेजमेंट है। और इस मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरा एक उप विषय है, क्षेत्र कह सकते हैं आप। और जो मेरा टॉपिक है वो स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। और चूँकि मेरा एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स भी है, डिसीजन साइंस मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक एक टॉपिक अपने चुना है। आपका पीएचडी करना, ये जो एक उपलब्धि है, ये काशीपुर में शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से वरदान साबित हो सकती है, आपको क्या लगता है? नहीं, वरदान तो आप नहीं कह सकते। एक हम रिसर्च करते हैं, और रिसर्च थिंकर्स डेवलप करती है। तो एक ऐसी थिंकिंग, एक ऐसी बात यहाँ पर है जो हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ पर अब 5-6 संस्थान हायर एजुकेशन में हैं। और अब ये कोई अपने संस्थान के लिए नहीं है या मेरे अपने लिए नहीं है, ये एक जनरल एक रिसर्च हम करते हैं। और वरदान जैसी कोई बात नहीं है। इसको जब कोई भी आगे आने वाली पीढ़ी स्टडी करेगी तो यहाँ से भी एक रिसर्च गैप निकलेगा, और वो उस पे उस बेस को लेकर आगे उस पे काम कर सकती है। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे मेरा अपना ज्योग्राफिकल एरिया कुमाऊं रीजन रहा है। यहाँ पर हमने हायर एजुकेशन में, जैसे हमारे पास 50 प्राइवेट इंस्टीट्यूट और 47 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और एक सेमी गवर्नमेंट जो हमारे काशीपुर में ही है, चंद्रावती तिवारी। ये इस तरीके से लगभग 100 के करीब ही हमारे कॉलेज हो जाते हैं। इसमें से कुछ सैंपल के आधार पर कुछ कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर काम किया है। तो क्योंकि हायर एजुकेशन में कुमाऊं रीजन में बहुत कम काम हुआ था, तो ये विषय मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर एक अ, हम पीएचडी की लैंग्वेज से रिसर्च गैप कहते हैं, वो निकला, और फिर इस पर मैंने काम आगे शुरू किया। मेरे गाइड डॉक्टर प्रोफेसर दीपांशु अग्रवाल, उनका बहुत सहयोग मुझे रहा है। और पूरी जो पीएचडी मैं कर पाया। ईस्ट मित्र भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं जिनका सहयोग मुझे हमेशा रहा है और प्रोत्साहन रहा है पीएचडी करने में। अब जरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक और हम लोग बात करते हैं हमारे देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने की, और दूसरी ओर अगर हम देखें, आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो दुनिया के टॉप जो देश हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें भारत कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन, और आखिर ऐसी जो स्थिति है वो क्यों है? देखिए, जिम्मेदार के लिए तो हम बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, एक लंबी चर्चा परिचर्चा इस पे हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो विश्व में हम हैं, उसके पीछे बहुत सारे पुराने कारण रहे। और अब नई सरकार, जो हमारी बीजेपी की इस समय सरकार है, मोदी सरकार है, वो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, तो वो सारे कारण जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन वो कमी भी एक साथ नहीं आएगी, दैट विल टेक सम टाइम। और धीरे-धीरे वो चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होंगी, राइट मैनर में इम्प्लीमेंट होंगी, सही भावना के साथ में इम्प्लीमेंट होंगी, तो हम धीरे-धीरे आगे उसमें बढ़ेंगे। रिसर्च में भी अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। बहुत सारे काम अभी रिसर्च में हमारे उतने प्रॉम्प्ट नहीं हैं जितने विदेशों में हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे होंगी।
भारत की राजनीति में, मुख्य धारा की राजनीति में जो मुख्य एजेंडा है, वो बाकी चीज़ों को दरकिनार करके शिक्षा और शिक्षा के विकास को बनाया जाना चाहिए। इस बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? बिल्कुल, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी लंबे समय से 20-22 साल मुझे हो गए इस फ़ील्ड में। तो जो सरकारों की भी कई बार बजट की कंस्ट्रेंट होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि शिक्षा में बेसिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा और फिर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, टेक्निकल बहुत सारी शिक्षाएँ हैं। तो धीरे-धीरे सारी शिक्षाओं में काम होना चाहिए और ऐसा भी नहीं है हमारे देश में बहुत सारे बाहर के लोग भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे हायर एजुकेशन हैं जिनको हम एक्सीलेंसी में काउंट करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैं, हमारे आईआईटीज़ हैं, हमारे आईआईएम हैं, वो सारे वर्ल्ड फेम हैं। और जहाँ तक हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी की एक बात आती है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में तो वो थोड़ा लोकल लेवल पे कुछ समस्याएँ वहाँ पर होती हैं और वो भी धीरे-धीरे जैसे कुछ व्यवस्थाएँ नैक वगैरह की हैं, तो यूनिवर्सिटी अपने आप को अगर उस दायरे में लेकर आती है, तो वो व्यवस्थाएँ सही हो रही हैं। एक और अगर हम बात करते हैं अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा की, और दूसरी ओर आज के समय में हमारी जो सरकार है और हमारा जो शासन है, वो एक नई मुहिम को छेड़े हुए है और मुहिम का नाम है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम में जो लोग बैचलर डिग्री करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद, यहाँ तक कि पीएचडी लेने के बाद पकौड़े बेच रहे हैं या फिर अपना छोटे से छोटा, न्यून से न्यून स्तर का काम कर रहे हैं, तो उसको एक नया स्टार्टअप का नाम दे दिया जाता है। अब ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं कि उच्चतम से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है और जो उसकी उम्मीदें हैं, क्या वो उच्चतम नहीं होनी चाहिए? क्या वो न्यूनतम ही रह जाएं? यही विकास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अ, और जैसे आप पकौड़े तलने वाली बात या पीएचडी के बाद कुछ ऐसी बातें हैं, तो ये एक तरीके से पूरा सच नहीं है। हमारे जितने भी पीएचडी होल्डर हैं या पीएचडी करने के बाद में, ज़्यादातर लोग सरकारी या प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में वो अपना जॉब करते हैं आराम से। आज भी कई बार हमें लगता है कि हम कई बार जब कॉलेज में भी जैसे मैं डीन लेवल पे हूँ और कई बार रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो हमें उस लेवल के, उस कैपेसिटी के लोग नहीं मिलते जिनको हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखना है। इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन एक्सपर्ट उनको इतना कॉम्पिटेबल नहीं समझते जितना वो होना चाहिए, तो उनको रिजेक्शन वाले दायरे में डाला जाता है। दूसरी बात, उच्च शिक्षा का जो स्तर है, वो धीरे-धीरे सुधार है उसमें। और जहाँ तक हम एजुकेशन की भी बात करते हैं, तो जैसे मैं जिस कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, सत्येंद्र गोड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज, तो हम खुद प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं। प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि हम बच्चे को स्किल्ड एक बात करते हैं। हम अगर बीबीए की बात करें, एमबीए की बात करें या बीसीए की बात करें, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं, बीबीए, एलएलबी, कि जहाँ पर बच्चा करने के बाद में अपने लिए एक जॉब का एक स्टार्ट कर सकता है। धीरे-धीरे वो फिर पीजी लेवल करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। जहाँ तक जब हम कई बार बात करते हैं, इंटरव्यू में बात आती है, तो होता है कि ये आपने क्या किया हुआ है? कि जी मैंने एमए किया हुआ है, मैंने बीए किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? तो वो जब कर सकने की बात आती है, तो उसके पास, कैंडिडेट के पास कोई आंसर नहीं होता है। जब हम प्रोफ़ेशनल एजुकेशन में चलते हैं, तो उसके पास कर सकने के लिए काम होता है कि आई कैन डू वर्क इन मार्केटिंग, आई कैन डू माय जॉब इन फाइनेंस। तो वो फाइनेंस का काम कर सकता है, वो मार्केटिंग का काम कर सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स को देख सकता है, कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो प्रोफ़ेशनल एजुकेशन से आगे आते हैं। अच्छा, मैं अब बात करना चाहूँगा हमारे अपने शहर काशीपुर की। काशीपुर शहर को शिक्षा के क्षेत्र में कितना निपुण मानते हैं या फिर कितना पीछे रह गया, ऐसा कुछ मानते हैं? काशीपुर में 2005 में जो हमारा संस्थान स्थापित हुआ, स्वर्गीय सत्येंद्र गोड़िया जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, परम श्रद्धेय हैं। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि काशीपुर में जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे एक मध्यम वर्गीय बच्चे हैं और वो दिल्ली, नोएडा जाकर प्रोफ़ेशनल एजुकेशन नहीं ले सकते। तो उन्होंने सबसे पहले ये पौधा एक आईएमटी के रूप में स्थापित किया और
आज वो एक वटवृक्ष के रूप में काम कर रहा है। काशीपुर क्षेत्र में लगभग मैं समझता हूँ 5-6 ऐसे प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस चल रहे हैं। सबकी अपनी-अपनी एक बात है, अच्छाइयाँ हैं, वो अपना अपनी तरफ हैं। कुछ कोर्सेज़ सब में अलग हैं, कहीं बी फार्मा है, कहीं मीडिया के कोर्सेज़ हैं, कहीं कुछ और कोर्सेज़ हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, फ़ार्मेसी है। हम अपने मैनेजमेंट के कोर्सेज़ लेकर, लॉ के कोर्सेज़ लेकर, बीसीए के कोर्सेज़ लेकर, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स 6 कोर्सेज़ हम चला रहे हैं, वो सारे कोर्सेज़ में। अच्छा, काशीपुर को शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बताने के लिए आपने जितनी भी दलीलें मैं कहूँगा पेश करने की कोशिश की है, उन दलीलों में जो नाम आए हैं, वो केवल और केवल प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के आए हैं। लेकिन बात यहाँ सरकारी शिक्षण संस्थानों की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो विकास करना या फिर विकास को गति देना केवल प्राइवेट संस्थानों की ही ज़िम्मेदारी नहीं होता। वो उस तरीके का जॉब या उस तरीके का प्लेसमेंट बच्चे का नहीं करा सकते, जैसा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट संस्थान करा रहे हैं, कराते हैं। लेकिन उनकी अपनी है, ट्रेडिशनल कोर्स वहाँ चल रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे वहाँ से सरकारी जॉब में जा रहे हैं, प्राइवेट से भी जाते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा-सा इस तरीके का ट्रेडिशन है। अभी भी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, सर्व शिक्षा अभियान है, बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का एक संकल्प है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि काशीपुर में क्यों प्राइवेट और वो हमारी बात नहीं कर रहे, तो सरकारी जो हमारी बातें हैं, वो थोड़ा-सा कमज़ोर हैं इस मामले में। सरकार की अपनी पॉलिसी है, हालाँकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, आपने इनके वक्तव्यों को सुना, इनकी बातों को सुना, इनके विचारों को सुना। अब आप इनके वक्तव्यों और विचारों से कितने सहमत हैं या फिर नहीं हैं, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। लिखिए, बताइए, और अगर इनसे आपके मन में कोई सवाल है पूछने के लिए, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।